हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज देखिए कि टॉपिक कहां से चल के कहां जाएगा। उत्तर प्रदेश में हिजाब का मुद्दा गर्मा गया है, तो हिजाब के मुद्दे की बात होगी तो फिर एक हाल की घटना की जो मेरे साथ बीती वो बात होगी। कहीं छूते हुए हम मिशन भारत को निकलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे चार मीनारा कि देखिए ये मुसलमानों को हिदायत क्या देते हैं और खुद ये क्या हरकतें करके दिखाते हैं। उसके बाद शरीयत को अपनी पीएचडी से जोड़ते हुए एक नए ज्वलंत मुद्दे से ले जाकर जोड़ूंगा, क्योंकि आजकल अभी 3-4 दिन में मुझे बहुत से लोग लिखने लगे कि हमें तेरी शक्ल से नफरत हो गई है। वो नहीं, कोई और, लेफ्ट नहीं, राइट। तो हमने कहा कि भैया जब हमें कोई ऐसे लिखता है ना तो वो जाहिल होता है जो हमें समझ ही नहीं पाया, अज्ञानी। और ऐसी बातें हमारी ऊर्जा को ट्रिगर करती हैं और हमारी जिद को ट्रिगर करती हैं। तो साहब ये पूरी चीज जोड़कर एंड तक देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से एक अनाउंसमेंट भी हो जाएगा और आप लोगों को बात भी समझ में आ जाएगी। अकल हो, जाहिल हो ये वाले नहीं, ये वाले तो भैया मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि जो दोनों तरफ से गाली खाने में मजा है वो और कहीं नहीं है। तो साहब मामला है टैगोर पब्लिक स्कूल की 11th क्लास की लड़की का। वो जाती थी स्कूल हिजाब पहनकर, शायद 5th क्लास से। 11th में जब वो गई तो वहां की मैनेजमेंट ने, सीनियर स्कूल के मैनेजमेंट ने कह दिया कि नहीं, अब ये नहीं हो पाएगा, अब हिजाब नहीं पहन सकती। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई तो वहां पर साहब इंद्रजीत शुक्ला साहब की बेंच थी और जे मुनीर साहब की बेंच थी। उन्होंने पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है कि हिजाब का कोई एसेंशियल पार्ट ऑफ द मुस्लिम ड्रेसिंग वुमेन की नहीं है और ड्रेस का एक सम्मान है, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। वही ऑर्डर आया जो कर्नाटका हाई कोर्ट से आया था, याद है आप लोगों को। उसके बाद जब वहां कांग्रेस की सरकार आ गई उन्होंने उसको करीबन 1 साल बाद अलाउ कर दिया। तो ये ऑर्डर यहां से साथियों आया। अब हिजाब के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैंने कल परसों से बोलना शुरू किया कि हम सत्य सर्वोच्च लखनऊ में भी लॉन्च कर रहे हैं, दिल्ली में भी लॉन्च करेंगे, इसको बड़ा बनाएंगे, एक बड़ा मजबूत मंच बन के उभरेगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी। तो उन्होंने कहा साहब एक लड़की है वो भी जुड़ना चाह रही है। हमने कहा हाँ बताइए, भेजिए। मुस्लिम कोई नाम लिया, मैंने कहा हाँ भेजिए, क्या हो गया, फाइन, वेरी गुड। तो कहने लगे लेकिन वो हिजाब पहनती है। ठीक है, क्या हो गया? सत्य सर्वोच्च में अगर आपको काम करना है तो अभी मेरा प्रोटोकॉल जो है न्यूज रीडर के लिए तो है कि आपने देखा होगा सत्य सर्वोच्च पे आपको व्हाइट शर्ट ऊपर तक कॉलर बंद करके चाइनीज कॉलर की पहननी है। ये आप लोगों ने देखा होगा जो स्टूडियो में वर्क कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, वो जिस काम के लिए आ रही है उसमें वो व्हाइट शर्ट पहने और हिजाब पहने। अगर न्यूज एंकर करना है तो करे, या फील्ड पे जाना है, क्योंकि मेरे लिए ये मना ही नहीं है, अभी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब यही फोन मुझे आता कि मिशन भारत में एक मुस्लिम लड़की पढ़ाना चाहती है जो हिजाब पहनती है, तो मैं मना कर देता। अगर मेरे पास कोई प्रपोजल आता कि ये मुस्लिम बच्ची है, मिशन भारत में एडमिशन लेना चाहती है लेकिन हिजाब पहने की, तो मैं मना कर देता। अब एक ही रिजवान है, उसी के काम है, मिशन भारत में वो मना कर रहा है, इस चैनल पे कह रहा है पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सिंपल होता है चीज को समझने के लिए। लेकिन फूटी कौड़ी के जाहिल आके कहने लगते हैं जा तो अपनी बहन को नंगा घुमा दे, जा तो अपनी बीवी के साथ को नंगा, ये इस तरह की बातें करने लगते हैं। बुद्धि है नहीं, बात को समझते नहीं है। अब साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई इसी में कि हमारे चार मीनार के सांसद जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये हम तय करेंगे हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और संविधान इसकी इजाजत देता है। और इसी के साथ इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात भी मिल गई। अकबरुद्दीन, हाँ पता है ना अकबरुद्दीन, उनकी बेटी क्या निकाह हुआ है माशाल्लाह लंदन में। तो उस निकाह की भी कुछ झलक देख लीजिए, और साथ में जो वो मुसलमानों को हिदायत देते हैं और समझाते हैं ये भी देख लीजिए, सुनिए। मैं अपील करूंगा कि आप लोग निकाह मस्जिद में करें, अपने घर में मखसूस लोगों को बुलाकर खाना खिला लें और
दूसरे दिन वलीमा कर ले। 3-3 दिन शादी खाने, कम से कम एक शादी में मैंने समझता हूं कि 1 लाख या 1.5 लाख या 50,000 तो एक शादी खाने का कम से कम किराया है। फिर खाना, फिर कपड़ा, एक एक दिन 2-2 दिन के बजाय अगर हैदराबाद का मुसलमान 2 दिन की शादियों के बजाय 1 दिन की शादी कर ले। जी हां साथियों, सुना आपने। अब यहां पर कोई गटर का ढक्कन हटा के लोग आ जाएंगे और कहेंगे अल्लाह ने उसको दिया है, वो कर रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है। वो उसको राय दे रहा है जिसे अल्लाह ने नहीं दिया है। पर यह बात तो अकबरुद्दीन ने मुसलमानों को मामू बनाते हुए और बेवकूफ बनाते हुए और दिखाते हुए कि वो कितनी शरीयतन अच्छी बात करता है, यह तो बोला नहीं कि ये मैं गरीब मुसलमान के लिए बोल रहा हूं। उसने तो जर्नल बोला। और मुसलमान अगर जितना भी अमीर हो, जितना भी पैसे वाला हो, भाई शरीयत तो यही कहती है कि आपको इसी तरह से मस्जिद में निकाह करना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यार तुम किसी को मुसलमान अपने को दिखाने के लिए, हाजी दिखाने के लिए क्या खेल खेलते हो, और खुद जाके लंदन में कैसी कैसी शादियां करते हो और समझाते हो कि इतनों का भला हो जाता, ये हो जाता, 1 दिन में शादी कर लो, ये कर लो। चार्टर फ्लाइटें गई हैं माशाल्लाह, पता नहीं कहां कहां से इनके पास हजारों करोड़ रुपया आ गया। हैदराबाद की अब बहुत रीलें सामने आनी शुरू हुई हैं कि अलग अलग सरकारों से माशाल्लाह इन्होंने कितना माल माशाल्लाह अंदर किया है। यह है इनकी हरकत। तो एक हिजाब हो गया, फिर मिशन भारत हो गया, और इन भाइयों की हरकत हो गई करनी और कतनी में फर्क। अब मैं आता हूं ज्वलंत मुद्दे पर। यूसीसी नहीं, वो तो फिलहाल पुराना हो गया, भूल गए। सीजेपी नहीं नहीं नहीं, वो भी पुराना हो गया, उसमें अब दम नहीं रहा, बासी हो गया। उसके लिए तो खैर मैं जाऊंगा, जो मंडे को मेरा आर्गुमेंट है, कोशिश करके, प्रयास करके, काम बड़ा मुश्किल है, देखता हूं कि क्या 5 सितंबर की मार्च रुकवा सकता हूं। वैसे इसमें अब ज्यादा भाई लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा आ गया है। ज्वलंत मुद्दा पे आज मेरी एक सम्मानित जज साहब से बात हो रही थी, मतलब रिटायर्ड नहीं, उनका एक मैसेज आया यूं करके, तो हिंदू ही हैं, तो मैंने उनको फिर कॉल बैक किया। मैंने कहा मान्यवर फ्री हैं? तो कहने हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। तो मैंने उनको ये बताया कि साहब जब मुझे शरीयत पर बोलना था और चीज को समझना था, वकालत तो मैं एलएलबी के बाद भी कर सकता था, मैंने शरीयत पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया पे 4 साल लगाकर पीएचडी करी। मूर्खों, जो लेटेस्ट जोड़े हो ना 48 घंटे में या 72 घंटे में कि तुम्हारी बात से नफरत हो गई और देख लिया, अरे मुझे ना देखा, धोखेबाज की कैटेगरी में तुम आओगे, मैं नहीं हूं। तो ये वाला पार्ट वीडियो का तुम लोगों के लिए है, ठीक है। तो साहब मैंने 4 साल की पीएचडी करी उस चीज में पकड़ बनाने के लिए, समझने के लिए कि अगर मैं किसी मंच पर बोलूंगा, किसी बदलाव की बात करूंगा, कहीं डिबेट में जाऊंगा, तो मेरे पास ज्ञान होना चाहिए कि आई शुड बी मोर और लेस श्योर कि मुझे क्या बात बोलना है, क्योंकि मुद्दा सेंसिटिव है। अब मुद्दा रिजर्वेशन का भी सेंसिटिव है, अब आप समझते जाइएगा। तो इसकी पहल करने से पहले कल रात को आपके भाई ने 7-8 हजार 9 हजार की किताबें ऑर्डर करी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम से, कि कैसे आया, क्या आर्गुमेंट हुए, फलाना क्या, किसने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला, ये बोला। फिर अभी मैंने एक रिसर्चर से मेरा कांटेक्ट हुआ, वो रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। मैंने उनसे कहा आप इस काम में जुट जाइए, आप हमारे टीम के मेंबर बनिएगा। आई थिंक शी इज ब्राह्मण। मैंने कहा आप बनिएगा, आप हमें अलग डेटा दीजिएगा, बिकॉज बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। एक मुद्दा जिस चीज को आधार 3000 साल का बताया जाता है, समझिएगा बात को, समझ लेना, ठीक है, कि जिस चीज को आधार 3000 साल पुराना बताया जाता है, जो 80 साल से बेरोक टोक चल रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो इस चीज को चैलेंज कर दे। उस चीज को चैलेंज करने के लिए मुंह उठा के माइक देख के रिजवान जंतर मंतर चला जाएगा क्या? आई बात समझ में? चला जाएगा क्या? कितनी इंटेंसिव प्रॉब्लम को लेकर पढ़ेगा नहीं। बात तो बहुत पहले से हो रही है। अरे बात तो शरीयत की भी बहुत पहले से हो रही थी, बात तो बड़े बड़े मुद्दों की बहुत पहले से होती है। रिसर्च भी कोई चीज होती है, बात तो ट्रेन में और ड्राइंग रूम में और कोर्ट में और लंच आवर में बहुत से मुद्दों पे बहसों की होती है। फिर रिसर्च वर्ड कहां से आया? ठीक,
तो ये एक इस टॉपिक पर बोलना रिजर्वेशन पे रिजवान अहमद के लिए एक रिसर्च पेपर के बराबर है। पेपर नहीं, पेपर तो छोटा होता है, समझ लो थीसिस के बराबर है। पूरी हाइपोथीसिस एंड थीसिस कि पहले इसको समझो, सुनो, किताबें पढ़ो, रिसर्च एनालिस्ट को जिन्होंने सब्जेक्ट में तैयारियां की हैं उनको साथ जोड़ो, जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं उनको भी जोड़ो, जो विरोध कर रहे हैं उनको भी जोड़ो, जो बीच का रास्ता मॉडरेशन चाह रहे हैं उनको भी जोड़ो, और जो ये कह रहे हैं कि हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको भी जोड़ो, और अलग अलग जगह से ओपिनियंस लो। क्योंकि ये लड़ाई जंतर मंतर पर मोबाइल माइक लगाकर बयान देकर कि 3000 साल पहले कुआं खोद लेते नहीं लड़ी जाएगी मूर्खों। ये लड़ाई एक टॉप पॉलिटिकल और टॉप सुप्रीम कोर्ट में एंड में लड़ी जाएगी। 2029 से 2034 तक लड़ी जाएगी। तैयारी ना करें, मुंह उठा के पहुंच जाएं, बकवास करनी शुरू कर दें। अगर किसी को बांध के चलना है तो उसके सारे सिरे समझने पड़ेंगे ना। यही करते हैं तो देख लेंगे, हरा देंगे, नहीं ना। तो हमारी शक्ल से नफरत ना करो, हम तक नहीं पहुंच पाओगे। हम किस चीज को कैसे सोचना शुरू करते हैं और फिर उसको बड़ी मेहनत करके शिद्दत और ईमानदारी से कहां पहुंचाते हैं। जब मिशन भारत का पहला एडमिशन किया था तो उस टाइम भी ध्यान में यह था कि इनके लिए जिंदगी रही और पैसा रहा तो बस कहां कब खरीदूंगा और कौन से स्कूल में इन बच्चों को 11वीं क्लास में पढ़ाने के लिए भेजूंगा, जब तीसरी में वो मेरी यहां आज से 6-5 साल पहले एडमिशन ले रहे थे। ठीक, तो मुझसे ये सवाल ना पूछो तू रिजर्वेशन चाहता है नहीं चाहता, तू ये चाहता है नहीं चाहता, ये ना पूछो। सब होगा, पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, हर जगह लड़ी जाएगी, सबको जोड़ के लड़ी जाएगी, रिसर्च करके लड़ी जाएगी, ताकि जवाब देते हुए हम लोग बने। और इतना बड़ा सोशल मीडिया पर चला, इधर चला उधर चला 21 तारीख वाला कार्यक्रम, और जो बताते हो आरक्षण विदिन आरक्षण के लिए हम तो लड़ रहे हैं, तो जब इतना चला तो भैया फिर एनसीआर से, दिल्ली से, मेरठ से, गाजियाबाद से, बुलंदशहर से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से 15-20-25 हजार तो वो वंचित दलित भी पहुंच जाने चाहिए थे ना। ये तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म था कि थैंक यू वेरी मच भैया, आप लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी, हम आए हैं, देखिए जत्थे बना बनाकर, हमें मंच दो, हमें इंसाफ चाहिए। आए नहीं आए, उनको लाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, वक्त लगेगा, व्यूज और सोशल मीडिया सिंड्रोम और सोशल मीडिया का रेवेन्यू और चंदे का पैसा हजम करना बहुत आसान होता है, पर उसका रिटर्न देना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मिशन भारत में चंदा मांगा था तो रिटर्न दे रहा हूं, लोग देख रहे हैं। और इसी तरह जब अपनी रिसर्च में, इस मेहनत में, इस टीम एफर्ट में, इस पेपर वर्क में, इस दिल्ली में एक आवाज बनाने के लिए, चैनल क्रिएट करने के लिए पैसा मांगूंगा तो एक भी पैसा गलत इस्तेमाल मेरे पे हराम है और उसका रिजल्ट दूंगा। पर वो रिजल्ट जंतर मंतर पर जाकर ये बोल के नहीं निकलेगा कि 3 साल पहले अपना कुआं खोद लेते। ये लोग अलग हैं, उधर जुड़ो, हमसे खिसको, और हम लोग रिजर्वेशन की लड़ाई उस तरीके से लड़ेंगे जैसा हम बता रहे हैं। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।